नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 19 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, सेना ने अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ाई, सीमावर्ती गाँव को खाली कराया गया। दरअसल तीसरी बैठक में नहीं बनी बाजियाँ, कहीं न कहीं युद्ध के पूरी तरीके से आसार बन गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। कल बैठक में रणनीति कुछ नहीं बन पाई। इस बीच अगली बड़ी खबर, चीन के साथ विवाद के बीच एयरफोर्स ने 33 नए रूसी लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव दे दिया है केंद्र सरकार को। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीन से तनाव के बीच आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। चीन को निर्णायक जवाब देने का पीएम मोदी ने किया है ऐलान। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच उइगर मुस्लिमों पर यूएस के कानून से भड़का चीन, कहा भुगतना होगा अंजाम। चीन ने यूएस को भी धमकी दे डाली है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दी कि नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर साइन कर दिया, यानी भारतीय के 3 इलाकों को अपना हक पूरी तरीके से जता दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब सेना की तैनाती भी नेपाल करने लगा है। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। भारत तिब्बत के बीच तिब्बत के मुखिया ने बड़ा खुलासा किया है। जानेंगे कि चीन के बारे में क्या कुछ बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से जानकारी दी है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का किया है खुला समर्थन, चीन को लगाई है फटकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आप बता गए। सब कुछ खबरें के करके विस्तार से डब्ल्यूएचओ ने भी कुछ एक बड़ी ऐलान किए जाने के लिए। उस एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व देश में कोरोना तो हराएगा ही, कोरोना से तो हराएगा ही ये देश के दुश्मनों से भी पूरी तरीके से हारेगा पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,78,000 को हुआ पार। जी हाँ, 3,78,214 मामले सामने आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 12,539 को पार कर गई है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में तो 11,000 के करीब मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कल 3752 मामले सामने आए, तो टोटल 1,20,000 के आंकड़े पार कर गए। तमिलनाडु में कल 2141 मामले सामने आए, तो टोटल 52,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल लगभग 1700 मामले सामने आए, तो टोटल 49,000 के करीब आंकड़े हो गए। गुजरात में कल 510 मामले सामने आए, तो 25,658 मामले हो चुके हैं। यूपी में कल 604 मामले सामने आए, तो टोटल 15,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में 315 मामले सामने आए, तो 13,857 मामले हो चुके, जबकि पश्चिम बंगाल में भी कल 435 मामले सामने आए, तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 182 मामले सामने आए, तो 11,426 हो गए, जबकि हरियाणा में 386 मामले सामने आए, तो 9,218 हो गए हैं। इस बीच कर्नाटका में 210 मामले सामने आए हैं, जबकि 8,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में 424 मामले सामने आए, तो 7496 आंकड़े हो गए हैं। बिहार में कल 100 मामले सामने आए, तो 7,000 के आंकड़े पार, जबकि तेलंगाना में 352 मामले सामने आए, तो 6,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जम्मू कश्मीर में 149 मामले सामने आए, तो 5555 हो गए, जबकि असम में 209 मामले सामने आए, तो 4900 के आंकड़े हो गए हैं। उड़ीसा में 174 मामले सामने आए, तो 4512, जबकि पंजाब की बात करें तो 118 मामले सामने, तो टोटल 3615 हो गए हैं। केरला में कल 97 मामले, उत्तराखंड में 80 है, छत्तीसगढ़ में 82 है, झारखंड में 23 है, त्रिपुरा में 21 है, गोवा में 49 मामले है। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, सेना ने अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ाई, सीमावर्ती गाँव को लद्दाख में खाली कराया गया। तीसरी बैठक में भी नहीं बनी बात। जी हाँ, बढ़ गया तनाव। गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों की धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अब तीसरे मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है। अब इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने की तैयारी नहीं है। सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। कई सीमावर्ती गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। इस बीच मौजूदा हालात सामान्य करने के लिए सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत गुरुवार को सेना ने स्पष्ट किया था, लेकिन इसमें कोई भी सहमति नहीं बनी है। और वहीं गलवान घाटी पर दावत ठोकने की चालबाजी में अभी भी चीन लगातार अपना है, यानी गलवान घाटी को इतनी आसानी से चीन छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। और भारत किसी भी कीमत पर गलवान घाटी पर चीन का कब्जा नहीं चाहता है, यानी इस बार पूरी तरीके से आर पार का युद्ध हमको लग रहा है कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन के साथ विवाद के बीच एयरफोर्स ने दिया 33 नए रूसी लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए मिग-21 और 12 सुखोई सहित 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वायुसेना के कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रस्ताव को अगले सप्ताह अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव में 12 SUV और 30 MKI के लेने का प्रस्ताव शामिल है, जो विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया ममता भी होंगी शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी और चीन को एक निर्णायक और करारा जवाब देने की रणनीति भी बनेगी। उसकी लिस्ट भी आ गई है। आपको बता दें कि सूत्र के मुताबिक 5 से ज़्यादा सांसद इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ कई बड़े मुद्दे पर बातचीत होगी। सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता भी शामिल होंगे। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि उइगर मुस्लिमों पर US के कानून बनाने से भड़का चीन, कहा भुगतना होगा अंजाम। दरअसल सीमा पर भारत से उलझते चीन के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। अमेरिका ने चीन को दंडित करने और उनके मानवाधिकारों पर कड़ा संदेश देने के लिए ये कानून बनाया है। वहीं अमेरिका के इस कदम से चीन भड़क गया है, वहीं जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। गुरुवार को चीन की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को चीन के आंतरिक मामले में दखल देना और हितों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। इससे पहले 27 मई को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के उइगर मुस्लिमों का उत्पीड़न करने के जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से पास किया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर किया साइन। 3 भारतीय इलाकों पर नेपाल ने जताया अपना। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल की राष्ट्रपति विंध्या देवी भंडारी के कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर नेपाल के नक्शे को बदलने के संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 274 में संशोधन वाले विधेयक को प्राप्त मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नए नक्शे को लागू करने के लिए प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी हो गई है। नेपाल की कोर्ट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेंगे। इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेज में नए नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद सेनाओं को भी नेपाल ने लगाना शुरू कर दिया इन तीनों इलाकों में, तो ऐसी और तनाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि PM मोदी ने स्पष्ट किया कि ऐसे देश से बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, कड़ाई से पालन इसको ज़मीन को निकलवा लेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि भारत के खिलाफ चीनी एक्शन, 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रेटजी, तिब्बत ने दी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल चीन का भविष्य में प्लान क्या है, उसको लेकर तिब्बत के मुखिया ने भारत को आगाह किया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलावन घाटी पर अपना दावा ठोंक दिया है। ये एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल CNN न्यूज़ से बातचीत तिब्बत के केंद्रीय प्रशासन ने अध्यक्ष लोपसांग सांगे ने बहुत बड़ा खुलासा किया। दरअसल उन्होंने कहा है कि आज वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बीजिंग का ये हालिया कार्रवाई अपने आप में एक रणनीतिक कार्रवाई है। भारत को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा कि 5 फिंगर्स ऑफ इस तिब्बत स्ट्रेटजी के रूप में चीन ने एक प्लान बनाया है। चीन में इसका कहने का मतलब ये पूरी तरीके से तिब्बत जो है एक हथेली थी, तिब्बत हथेली थी। इनके 5 फिंगर्स हैं और उन 5 फिंगर्स में पहला फिंगर है लद्दाख, दूसरा फिंगर है नेपाल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है भूटान, तो 5वां है अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत के 3 हिस्सों को कब्जा करना ये चीन की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और पहली उंगली है लद्दाख। और इसी लद्दाख को कब्जा करने के लिए आज इस गलावन घाटी में चीन डेरा डाले हुए। हालांकि भारत भी इस एक कदम 1 इंच भी पीछे हटने की मूड में नहीं है और इस बार आमना सामना आर पार का होगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, झड़प में घायल हुए सैनिकों की हालत अब स्थिर, जल्द ही वापस लौटेंगे ड्यूटी पर सेना। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख की गालवन घाटी में सोमवार को भारत और चीन के बीच सैनिकों की झड़प के बीच भारतीय सेना को धोखे से चीन के पूरी तरीके से एक खंजर ने उसको घायल किया। सेनाओं को खंजरों से घोंपा गया था। इस कार्रवाई में 200 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे, 20 सैनिक ने दम तोड़ा था। हालांकि अब सैनिकों के हालात में स्थिर हो गए हैं और वो जल्द ही काम पर भी लौटने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। WHO की शीर्ष वैज्ञानिक का बड़ा बयान, कहा इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को कहा है कि
कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर एजेंसी आशावादी है। इस वर्ष के अंत से पहले कोविड-19 के टीके उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि WHO को अगले साल के अंत तक कोरोना वायरस वैक्सीन की लगभग 2 अरब खुराकें तैयार होने की उम्मीद है, जो प्राथमिकता वाली आबादी के लिए आरक्षित होंगी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है जो प्रमाणिक हो, लेकिन जल्द ही WHO वैक्सीन बनाने की ऐलान जल्द ही करने वाला है। तो ये अपने आप में एक अच्छी और राहत की खबर है कोरोना को लेकर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। शहीद बिहार से बड़ी खबर, शहीदों के आश्रितों को सरकार देगी नौकरी और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए बिहार के 5 जवानों का पार्थिव शरीर गुरुवार को पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर स्ट्रेट हैंगर में इन 5 शहीदों के शव रखे गए। वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित बिहार सरकार के कई मंत्री और कई पार्टियों के नेताओं ने उनकी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सहरसा के कुंदन कुमार और साहेबगंज के कुंदन कुमार ओझा के पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया गया। इसके अलावा 3 और शहीद समस्तीपुर के अमन कुमार, वैशाली के जय किशोर सिंह और भोजपुर के चंदन कुमार के पार्थिव शरीर दानापुर आर्मी कैंप में रखे गए। हालांकि नीतीश कुमार ने 25-25 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को विदेश मंत्री का करारा जवाब दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि कहा है कि 15 जून को हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे सेना। जी हाँ, दरअसल चीनी सीमा पर भारतीय सैनिक को निहत्थे भेजने को राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारतीय सेना के जवान हथियार लेकर ही सीमा पर ड्यूटी करते हैं और 15 जून को भी सैनिक हथियार लेकर ही गए थे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट के रिट्वीट करते हुए लिखा है कि आइए हम आपको फैक्ट को स्पष्ट करते हैं। सीमा पर ड्यूटी के दौरान सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर ही जाते हैं, खासतौर पर जब चौकियों से निकलते हैं तो भी। 15 जून को गलवान घाटी में भी भारतीय सैनिक ने भी ऐसा किया था। हालांकि लंबे समय से चली आ रही प्रथा, जो कि 1996 और 2005 के समझौते के चलते भारत चीन सीमा पर झड़प के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यही चीज़ हुआ है। हालांकि उस सिचुएशन में घायल एक सेना के जवान ने कहा है कि उस समय वो 5000, जी हाँ, चीनी सैनिक 5000 थे, जबकि भारत के महज 200 सैनिक थे। लेकिन इस बीच झड़प 5 घंटे तक चली थी और उन 5000 सैनिकों के बीच अगर गोली चलती तो शायद आज एक भी सैनिक न बचता। इस हालात में गोली न चलाना भी अपने आप में एक बुद्धिमानी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। जी हाँ, कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून को लॉन्च करेगी। इसी अभियान को दौरान लॉकडाउन में अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लोगों को रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया। इस अभियान के बारे में बता रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 7 लाख भारत सरकार की 25 योजनाओं के उद्देश्य को 116 जिलों में 125 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। इनमें प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण नागरिक से काम की पेशकश की जाएगी। तो इसके साथ ही 25,000 प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा। अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत ये दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन को एक और बड़ा झटका। चीन की सामानों पर अब कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। जी हाँ, चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गैर जरूरी सामानों की आयात में कटौती की कोशिश की गई है। फिलहाल वाणिज्यिक मंत्रालय इसे लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहा है। भारत के कुल आयात का लगभग 14% चीन से आता है। अप्रैल 2019 और फरवरी 2020 के बीच भारत ने $62 बिलियन का सामान आयात किया था, जबकि पड़ोसी देश में निर्यात $15.5 था। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर। अगर कस्टम ड्यूटी लगाता है तो चीन पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ होगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुशांत केस में उनकी मित्र रिया से पुलिस ने की पूछताछ। 9 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के रहस्यों को सुलझाने में मुंबई पुलिस लगी हुई है। उनकी अचानक हुई मौत के बड़े सवाल लोगों के सामने रख दिए, जिसमें वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सुशांत ने कदम उठाया क्यों। इन सब के बीच अब गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की दोस्त रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने थाने बुलाया। रिया गुरुवार के दिन बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसके बाद उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया है। हालांकि अभी वो थाने स्टेशन में ही थी।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें कि 80 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 80,61,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 22,06,000 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 1,20,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 9,60,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 47,000 के करीब लोगों की ब्राज़ील में मौत हो गई है। रसिया में 5,61,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, तो 76,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 3,75,000 के आंकड़े को पार कर गया है, तो वहीं 12,500 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबर में इतना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।